हेलो गाइस, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज पेंशन सेक्टर। अब आप बोलेंगे कि मैम आपने उसके क्वेश्चंस पहले भी करवाए थे। तो हाँ, यहाँ पर दो वीडियोस आपको पेंशन सेक्टर की मिलेंगी। एक है जिसमें लेवल जो है वो आपका थोड़ा हायर लेवल जाता है, जिसको आप यूज कर सकते हैं बेसिकली अपनी प्रिपरेशन में, जब आपको मॉडरेट से डिफिकल्ट क्वेश्चन करने हैं। और ये वाले जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आपके इजी से मॉडरेट क्वेश्चन है। तो आपको दोनों ही चीजों को अच्छे से पढ़ना होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास के साथ में बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का इंडिया में। ऑप्शन है कि आपको एक गवर्नमेंट गारंटीड पेंशन देनी है सभी सिटीजन्स को। दूसरा है कि आपको मैनेज और एडमिनिस्टर करना है एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड स्कीम। तीसरा है कि आपको रेगुलेट प्रमोट और इंश्योर करना है ऑर्डरली ग्रोथ हमारे नेशनल पेंशन सिस्टम का। चौथा है कि रेगुलेट और प्रमोट करना है इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को। और पांचवा है कि आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स रिलेटेड है, या फिर आपका इंश्योरेंस री इंश्योरेंस या नेशनल पेंशन सिस्टम जो है उसको रेगुलेट करना है, मैनेज या एडमिनिस्टर करना है ईपीएफ को, या फिर गवर्नमेंट गारंटीड पेंशन। तो बताओ क्या आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करेंगे इसको। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका सी होगा। पीएफआरडीए जो है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है पेंशन सेक्टर के लिए इंडिया में, जो कि रेगुलेट और प्रमोट करेगी नेशनल पेंशन सिस्टम को और अदर पेंशन स्कीम्स को। ईपीएफ की बात करें तो वो ऑफ कोर्स यहाँ पर ईपीएफओ के अंडर आता है। इसके अलावा अगर इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस की बात करें तो ये आपका इरडा के अंडर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। ईपीएफ स्कीम जो है वो मैंडेटरी है एम्प्लॉइज के लिए जो कि एक वेज अर्न कर रहे हैं अप टू व्हाट अमाउंट इन एस्टैब्लिशमेंट विद 20 और मोर एम्प्लॉइज। तो यहाँ पर ईपीएफ की जो स्कीम है वो मैंडेटरी है। जिन भी हमारे यहाँ पर वेजेस अर्नर्स हैं जिनके पास में यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा और ये किसको मिलेगा, वो एस्टैब्लिशमेंट्स, वो कंपनीज जहाँ पर 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। तो इसका आंसर क्या है आपका। ऑफ कोर्स यहाँ पर ऑप्शंस है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 और नो वेज लिमिट। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ईपीएफ स्कीम मैंडेटरी है उन एम्प्लॉइज के लिए जो कि यहाँ पर 15,000 रुपीज पर मंथ अर्न कर रहे हैं, और ये आपका 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज के साथ में स्टैब्लिशमेंट में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अटल पेंशन योजना एक गारंटीड मिनिमम पेंशन अमाउंट दे रही है। तो वो जो मिनिमम पेंशन अमाउंट है वो रेंज कितना करेगी, 5,500 से 3,000, 1,000 से 5,000, 2,000 से 10,000, 5,000 से 20,000, या फिर 1,000 रुपीज से 10,000 रुपीज पर मंथ। तो अब आपको इसका आंसर देना है। जैसे ही क्वेश्चन बोला तुरंत आपको आंसर क्लिक कर जाना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। आपको फिक्स्ड पेंशन स्लैब्स दी जाती हैं 1,000, 2,000, 3, 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पर कितना कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हो उसके हिसाब से ये होगा। आप अपग्रेड भी कर सकते हैं और डाउनग्रेड भी कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन होता है कि अगर मान लो किसी के वेजेस बढ़ गए और वो अपनी पेंशन योजना में, जो यहाँ पर मान लो उन्होंने 2,000 रुपीज का पेंशन सिलेक्ट किया था अर्लियर, अब वो 4,000 में जाना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन इनके पास होगा। और 2,000 से 1,000 जाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन इनके पास होगा। अब आपको फुल फॉर्म बताना है प्राण का, जो कि एक यूनिक नंबर है हर एक सब्सक्राइबर को यहाँ पर असाइन किया जाता है नेशनल पेंशन सिस्टम के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस हमारे मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस में भी देखा है। तो पेंशन रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, प्रोविडेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, पर्सनल रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, या फिर पेंशन रेगुलेटरी अकाउंट नंबर। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा कि भाई यहाँ पर बात क्या हो रही है, पेंशन की बात हो रही है। ठीक है, अब पेंशन यहाँ पर कब मिलती है, जब कोई रिटायर हो जाता है। तो रिटायर हो जाने पर मिलेगी, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका ऐसे ही ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर आपको इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना है पी के लिए। ठीक है,
तो अगर आपको आंसर नहीं पता है तो इस तरीके से आप दिमाग लगाओगे और तब चीजें सोचोगे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ओके, जो कि एक 12 डिजिट का नंबर है। अब क्वेश्चन सिर्फ ये भी आ सकता है कि प्राण जो है आपके एटलीस्ट फेज 1 में तो ये क्वेश्चन आ ही सकता है कि ये कितने डिजिट्स का नंबर है, तो आपको पता होना चाहिए 12 डिजिट का नंबर है। आपको ऑप्शन में अल्फा न्यूमेरिक भी दे सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है? जैसे हमारे पैन कार्ड्स होते हैं तो ABC 1 to 2 है ना, ऐसा कर भी हो सकता है। बट प्राण क्या है? जैसे आपके अकाउंट्स होते हैं तो अकाउंट में आपके मेजरली अगर मैं बात करूं, नंबर जो होता है अकाउंट का वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर न्यूमेरिक नंबर होता है। तो ये भी 12 डिजिट का एक नंबर है जो हर एक NPS सब्सक्राइबर को मिलेगा। और पोर्टेबिलिटी यहाँ पर इंश्योर की जाती है। पोर्टेबिलिटी मतलब अगर आप A कंपनी में जॉब करते थे और अब आप B में शिफ्ट हो गए हो तो आप यहाँ पर अपना जो एम्प्लॉयर है वो चेंज कर लोगे, आपका रिटायरमेंट अकाउंट सेम ही रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन कंटेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? तो पहला बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे मल्टीपल एसेट्स में ताकि रिस्क को रिड्यूस कर दो, कंपाउंडिंग याद रखना। दूसरा है री इन्वेस्टिंग अर्न्ड रिटर्न्स टू जनरेट मोर अर्निंग्स। तीसरा है कि जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स में। चौथा है पीरियोडिक इंक्रीज हो रहा है आपकी जो स्टॉक की वैल्यू है। और पांचवा है बोरोइंग ऑफ मनी टू इन्वेस्ट। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कंपाउंडिंग का मतलब क्या होगा, इसका आपको आंसर बताना है। तो क्या आंसर होगा यहाँ पर? इसका आंसर है बी। कंपाउंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आप केवल और केवल रिटर्न्स अपने प्रिंसिपल पर नहीं लेते हो, रेदर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी आपको मिलता है। तो यहाँ पर री इन्वेस्टिंग कर रहे हैं हम अर्न्ड रिटर्न्स की। री इन्वेस्ट क्या करेंगे? जो इंटरेस्ट है वही तो हमारे लिए इनकम है और उस इनकम पर यहाँ पर हम और ज्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं। एक एग्जांपल दे देती हूँ, मान लो मैंने आपसे 5,000 रुपीज उधार लिए और आपको बोला 100 रुपीज यहाँ पर मैं आपको इंटरेस्ट पे करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 100 रुपीज है ये इंटरेस्ट आपकी इनकम बन गए और इसी इनकम पर यहाँ पर जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो वहां पर हमारे इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लग जाता है, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा बैठता है। एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड है जिसमें कि एक मैच्योरिटी पीरियड है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई PPF में यहाँ पर कितने साल का मैच्योरिटी पीरियड रहता है? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल या फिर 25 साल? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, दैट इज 15 साल। तो यहाँ पर लॉक इन पीरियड क्या होता है कि आप इससे पहले विड्रॉल नहीं कर सकते हो, आपको अलाउ नहीं किया गया है और इसको हम एक्सटेंड कर देंगे 5 साल के लिए भी। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम। यहाँ पर हमने देखा था कि पहले हम डायरेक्ट बेनिफिट की तरफ जाते थे, अब हम डिफाइंड कंट्रीब्यूशन की तरफ जाते हैं जो हमारा प्रिंसिपल है यहाँ पर पेंशन का। तो अब आपको बताना है ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन एग्जैक्टली है क्या। पेंशन अमाउंट जो कि एक फिक्स्ड परसेंटेज है लास्ट ड्रॉन सैलरी की, पेंशन अमाउंट जो कि गारंटी की जा रही है बाय द गवर्नमेंट, कंट्रीब्यूशन अमाउंट जो हमारी फिक्स्ड है लेकिन जो पेंशन फाइनल पेंशन है वो हमारे मार्केट रिटर्न्स पर डिपेंडेंट है, पेंशन अमाउंट जो कि हम यहाँ पर कहाँ से पे कर रहे हैं? एम्प्लॉयर के जनरल बजट से, या फिर इट इज ओनली अवेलेबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो अब आपको बताना है कि कौन सा डेफिनेशन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, जब हमने देखा कि हमारे पास में जो भी पेंशन आ रही है वो किसी न किसी दूसरे हमारे एम्प्लॉयर से आएगी या तो फिर हमें यहाँ पर कंट्रीब्यूट करना है जिस पर हमें या तो फिक्स रिटर्न्स मिलेंगे या तो फिर मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स मिलेंगे कि भाई मार्केट के जैसे रेट्स चल रहे हैं वैसे हमारे इंटरेस्ट रेट्स हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पैसा किसको देना पड़ रहा है? मेरी खुद की पॉकेट से जा रहा है, एम्प्लॉय या वर्कर की पॉकेट से जा रहा है। तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम जैसे कि NPS है, यहाँ पर आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस फिक्स्ड होते हैं लेकिन जो फाइनल रिटायरमेंट कॉर्पस है कि भाई फाइनल में आपको कितना पैसा मिलेगा, कितना पेंशन आपको मिलेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट्स ने कैसा परफॉर्म किया है। अब ये इन्वेस्टमेंट्स के बारे में काफी डिटेल में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, तो अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो उसके बाद में उस लेक्चर को भी एक बार देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, अक्टूबर 1 से कौन से ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो इनएलिजिबल हो गए कि भाई अब आप अटल पेंशन योजना नहीं ज्वाइन कर सकते हो? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज,
सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स जो यहाँ पर इनकम टैक्स पेयर्स बन चुके हैं या फिर पहले से थे, या फिर इंडिविजुअल्स जो कि एज ग्रुप में आते हैं 18 से 40 साल के, या वीमेन जो यहाँ पर वर्किंग नहीं है। तो अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में एपीवाई को टारगेट किया गया था इनफॉर्मल सेक्टर में। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अगर आप इनकम टैक्स पे करते हो, या तो करते आ रहे हो या करना शुरू कर रहे हो, तो अब आप इस स्कीम को ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। इमीडिएट एन्युटी और डेफर्ड एन्युटी के बीच में क्या की डिफरेंस है। इमीडिएट और डेफर्ड, डेफर्ड का मतलब देखो, डेफर्ड टैक्सेस भी पढ़ोगे, डेफर्ड आप पेमेंट्स भी पढ़ोगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। तो डेफर्ड का ना सिंपल सा एक मतलब समझ लो कि भाई डेफर्ड का मतलब है जो चीज फ्यूचर में हो रही है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इसका क्या मतलब हो गया कि खर्चा तो मेरे से आज हुआ, लेकिन इसके बेनिफिट्स मुझे फ्यूचर में मिलेंगे। जैसे मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा तो अभी 5 साल तक लगाया, अब 5 साल के बाद में जो यहाँ पर रिसर्च हुई, उसके जो रिजल्ट्स आउटकम्स आए, वो मेरी कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ये हो जाता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरीके से डेफर्ड एन्युटी आ जाता है। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाकर अब इसको सॉल्व करने का कोशिश करना। इमीडिएट एन्युटीज जो है इनके लोअर रेट ऑफ रिटर्न है। डेफर्ड एन्युटीज आपको एक लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए बोलते हैं। इमीडिएट एन्युटीज आपको बोल रहे हैं कि भाई जैसे ही पेंशन आपका रिटायरमेंट होता है और आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है, तुरंत यहाँ पर आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। डेफर्ड एन्युटीज बोल रहे हैं कि केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ही अवेलेबल है, और इमीडिएट एन्युटीज बोल रहे हैं कि ये टैक्स फ्री है। तो कौन सा की डिफरेंस यहाँ पर होगा। देखो, अगर बात करें इमीडिएट एन्युटी की, तो मान लो किसी को पेंशन यहाँ पर मिली है ना, उन्होंने कंपनी छोड़ दी, पेंशन मिली, तो अब इनको एक हिस्सा अपने पेंशन का अपने एन्युटी प्लान्स में डालना पड़ेगा। तो इमीडिएट एन्युटी है कि भाई यहाँ पर आपने जो एन्युटी प्लान स्टार्ट किया, वो आपको अगले महीने से ही क्या कर रहे हैं, पैसा देना, पेंशन जो मंथली पेंशन आपको मिल रही है वो मिलना शुरू कर देंगे। तो इमीडिएट एन्युटी आपकी पेमेंट जैसे ही लमसम प्रीमियम आपने पे किया तुरंत देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो डेफर्ड एन्युटी है ये अपनी एक्यूमुलेशन फेज में जाते हैं, इकट्ठा कर लेंगे यहाँ पर, और पे आउट फेज आपका बाद में शुरू होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो बोल रहे हैं कि भाई इसका क्या मतलब होता है इन कंटेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहला ऑप्शन है कि इन्वेस्ट आप कर रहे हो एक लमसम अमाउंट किसी सिंगल एसेट में एट अ सिंगल टाइम। दूसरा बोल रहे हैं इन्वेस्ट करोगे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एट अ रेगुलर इंटरवल्स। तीसरा बोल रहे हैं कि एक प्रैक्टिस है जहां पर आप बोरो करोगे ताकि इन्वेस्ट कर पाओ मार्केट में। चौथा बोल रहे हैं कि आप एवरेज रिटर्न्स कैलकुलेट करोगे किसी इन्वेस्टमेंट का ओवर द टाइम। पांचवा बोल रहे हैं कि आप कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हो स्टॉक के बाय सेलिंग इट एट अ लोअर प्राइस। तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग आपको बताना है। आपने सुना होगा, अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो आपको पता भी होगा, अदरवाइज अपने फ्रेंड्स से आपने सुना होगा जो लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं कि सो एंड सो शेयर मेरा लॉस में था और मैंने एवरेज कर कर इसे निकाल लिया। अब सोचो, ये जो लाइन मैंने बोली इसके बाद सोचो, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है बी। देखो, रुपी कॉस्ट स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं, यहाँ पर बेसिकली एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी रेगुलर इंटरवल्स पर अपना इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो इससे क्या होता है कि ओवर द टाइम माइट बी हमारे पास जो कॉस्ट है वो आपकी बहुत कम हो गई स्टॉक की, तो भी परचेज जब हम कर रहे हैं तो वो एवरेज होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज आउट कर देते हैं जो हमारी परचेज कॉस्ट है, तो हमारा रिड्यूस हो जाएगा रिस्क। नेक्स्ट आ जाते हैं, जब हम रिस्क की बात करते हैं फाइनेंस में ना, तो इट सिंपली मीन्स दैट वी आर फेसिंग सम लॉस। ठीक है, रिस्क हमें रिटर्न्स भी देता है, प्रॉफिट्स भी देता है, तभी हम रिस्क ले रहे हैं। लेकिन जब हम फाइनेंस में बात करेंगे तो हम लॉस की करेंगे, क्योंकि रिस्क ले तो इसीलिए रहे हैं कि भाई रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन क्या लॉस हो सकते हैं उसके लिए खुद को तैयार भी करते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी चैलेंज फॉर द इंडियन पेंशन सेक्टर। पहला है कि हाई पेंशन कवरेज जो है हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में।
दूसरा है लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्कफोर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर विद नो फॉर्मल पेंशन कवरेज। तीसरा है कि एक्सेसिव गवर्नमेंट फंडिंग हो रही है फॉर पेंशन स्कीम्स। चौथा बोल रहे हैं कि लैक ऑफ अवेलेबल पेंशन स्कीम्स है सिटीजन्स के लिए। पांचवा बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स बहुत हाई हैं और मार्केट जो है वो इनस्टेबल रहता है। देखो, अगर आप लोग क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर रहे हो मेरे साथ में, तो एक चीज और कर सकते हो कि वीडियो को पॉज कर कर खुद से पढ़ो, फिर खुद से इसको सॉल्व करो, ठीक है। आपके पास दोनों ही ऑप्शन है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आपका बी। एक मेजर चैलेंज ये होगा कि भाई बहुत ज्यादा इंडियन वर्कफोर्स जो है, ठीक है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, तो इनको पेंशन स्कीम्स में लेकर आना थोड़ा मुश्किल होता है। इनके पास फॉर्मल रिटायरमेंट सेविंग्स नहीं होती हैं और ना ही पेंशन प्लान्स होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात हो रही है नेशनल पेंशन सिस्टम टियर 1 अकाउंट की। तो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना। एक वॉलेंट्री सेविंग अकाउंट है जिसमें कोई भी टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते कंट्रीब्यूशन करने पर, मैंडेटरी है, विड्रॉएबल अकाउंट नहीं है, यहाँ से आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। मैंडेटरी अकाउंट है जहां से आपको विड्रॉल रिस्ट्रिक्शंस और टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं कंट्रीब्यूशन पर। वॉलेंट्री अकाउंट है जिसमें कि फ्लेक्सिबल विड्रॉल्स हैं। एक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो अब आपको बताना है कि एनपीएस जो है वो यहाँ पर क्या होता है। तो इसका आंसर होगा सी। एनपीएस यहाँ पर एक प्राइमरी मैंडेटरी पेंशन अकाउंट है, ठीक है, जिसमें कि विड्रॉल्स रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं और टैक्स बेनिफिट्स आपको 80C और 80CCD 1B के अंडर इनकम टैक्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, मैक्सिमम एज क्या होगी किसी पर्सन के लिए जिनको नेशनल पेंशन सिस्टम को ज्वाइन करना है? 50, 55, 60, 65 या 70 साल। तो 50, 55, 60, 65 और 70 ईयर्स। बताओ क्या मैक्सिमम एज होगी यहाँ पर? तो यहाँ पर मैक्सिमम एज आपकी यहाँ पर 70 ईयर्स रहती है, ठीक है। इसको एक्सटेंड किया गया था तो ज्यादा लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स कर सकते हैं। व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान? तो ये बोल रहे हैं पहला तो आपको फिक्स्ड और हाई रिटर्न्स मिल रहे हैं। दूसरा कि भाई यहाँ पर जो टाइमिंग है मार्केट की कि कब हमें बाई करना है और कब हमें सेल करना है, हम क्या करेंगे? देखो, जब आप सामान कोई भी खरीदने गए, ठीक है, मार्केट में, तो आप क्या कोशिश करते हो कि कम से कम प्राइस पर मिल जाए, बार्गेन करते हो उसी की वजह से। तो हम बाई करते हैं लो पर, और जब हम कोई सामान बेचने जा रहे हैं तो हम क्या कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसे में ये बिक जाए, तो हम क्या करेंगे? सेल करते हैं हाई पर, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि एक इन्वेस्टर को अनेबल कर रहे हैं कि आप एडवांटेज लो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की। फिर बोल रहे हैं कि इन्वेस्टर को अलाउ कर रहे हैं कि विड्रॉ करो पूरा का पूरा जो कॉर्पस है किसी भी टाइम पे विदना पेनल्टी के। पांचवा बोल रहे हैं कि इन्वेस्ट कर सकते हैं आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में केवल। तो बताओ एसआईपी का क्या यहाँ पर आपके लिए की बेनिफिट रहेगा? तो एसआईपी आप म्यूचुअल फंड्स में भी करते हो, है ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि केवल गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कर सकते हो। इसका आंसर आपका सी रहेगा कि आप रेगुलर फिक्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हो तो आपको जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग है उसका फायदा मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ लाइफ एन्युटी प्लान? तो लाइफ एन्युटी प्लान का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपको बताना है। पहला है कि लमसम अमाउंट आपको पॉलिसी टर्म के बाद में मिल जाएगा। दूसरा बोल रहे गारंटीड मंथली इनकम मिल जाएगी एन्यूटेंट को जब तक उनकी डेथ नहीं हो रही। तीसरा बोल रहे हैं फ्रीक्वेंट विड्रॉल्स आपको अलाउ कर दिए जाते हैं एक्यूमुलेशन फेज में। चौथा बोल रहे हैं हाई मार्केट लिंक्ड रिटर्न आपको मिल जाते हैं जो भी एन्यूटेंट है। एन्यूटेंट कौन हो गए? जिन्होंने इस प्लान को परचेज किया है, बायर ऑफ द प्लान। फिर प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम एन्यूटेंट को फ्रॉम मार्केट वोलेटिलिटी। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? लाइफ एन्यूटी प्लान यहाँ पर आपको रेगुलर और रिलायबल इनकम स्ट्रीम प्रोवाइड करती है जितना भी आपकी जिंदगी बची है, ठीक है। अगर हम 60 साल तक जी लिए तो एक बहुत अच्छी बात है, ओके। अगर हम 70 साल तक जी लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्यों? इंडिया में अभी एवरेज जो हमारी एज है वो 65 ईयर्स होती है। और इसके बाद में हमारे पास में मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, माइट बी रेंट अकोमोडेशन वगैरह के भी एक्सपेंसेस लगे, फूड एक्सपेंसेस होते हैं। तो ऐसे में पेंशन हमें एक हेल्प करती है और लाइफ एन्युटी प्लान हमारी जब तक की जिंदगी बाकी है
तब तक हमें पैसा मंथली पेंशन के थ्रू या फिर मंथली इनकम की एक रेगुलर स्ट्रीम के थ्रू देती रहेगी। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा इनमें से एक बेयर मार्केट को डिफाइन करेगा? एक मार्केट जहां पर स्टॉक प्राइसेस जनरली राइज कर रहे हैं, एक मार्केट जहां पर प्राइसेस जो है कमोडिटी की वो जनरली राइज कर रही हैं, एक मार्केट जहां पर स्टॉक प्राइसेस जनरली फॉल कर रहे हैं, एक मार्केट जहां पर वोलेटिलिटी लो है। वोलेटिलिटी मतलब वॉलेटाइल कम है, आप मतलब एज यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा इनस्टेबिलिटी है चीजों में, थोड़ा स्टेबिलिटी चल रही है, स्टेबल रिटर्न से प्रोवाइड कर रहे हैं। एक मार्केट जहां पर इंटरेस्ट रेट्स उनकी पीक पर पहुंच चुके हैं। तो बताओ इसमें आंसर क्या होगा? तो 16th का आंसर है आपका सी। एक बेयर मार्केट जो है एक पीरियड प्रोवाइड करता है जिसमें कि हम देखेंगे सस्टेन डिक्लाइन हो रहा है स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ पर 20% या उससे ज्यादा का भी ड्रॉप हमें देखने के लिए मिल सकता है जो भी रिसेंट हाई थे। ठीक है, जैसे इंडियन मार्केट करेंटली हम बोल सकते हैं चल रहा है, बुल मार्केट और बेयर मार्केट दो मार्केट्स होते हैं। बेयर का मतलब होता है भालू, है ना? तो यहाँ पर आपका एक्चुअली बेयर ही बना होता है। तो बेयर यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा शांत हाइबरनेटिंग मोड में चला जाता है ना? इस तरह से हम देखते हैं। और बुल होता है जो कि एग्रेसिव होता है ना? तो बुल यहाँ पर जब हाई जा रहे हो और बेयर जब यहाँ पर स्लो हो गए। ठीक है, याद हो जाएगा इससे। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक की फीचर है एम्प्लॉयज की पेंशन स्कीम का? एक लमसम अमाउंट यहाँ पर हम एम्प्लॉयज को दे रहे हैं रिटायरमेंट में, एक मार्केट लिंक्ड पेंशन प्लान है, एक डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है जो कि एक मंथली पेंशन अपने ईपीएफ मेंबर्स को दे रही है, वॉलेंट्री पेंशन प्लान है सभी सिटीजन्स के लिए, स्कीम है सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स के लिए। तो बताओ यहाँ पर क्या की फीचर होगा? इसका आंसर आपका सी है। तो ईपीएस जो है एक मैंडेटरी कंपोनेंट है ईपीएफ स्कीम का, जहां पर की एक फिक्स्ड मंथली पेंशन एम्प्लॉयज को और उनकी फैमिलीज को उनके रिटायरमेंट के बाद मिलती है। अब यहाँ पर आप क्या कवर कर कर चलते हो? बेसिक सैलरी को, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात हो रही है कि एक जॉइंट लाइफ एन्युटी प्लान जो है वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा? एक पेंशन यहाँ पर प्राइमरी एन्यूटेंट को, एक पेंशन एन्यूटेंट को और एक लमसम यहाँ पर स्पाउस को जब एन्यूटेंट की डेथ हो गई। पेंशन प्रोवाइड करेगा एन्यूटेंट को और उनके स्पाउस को जब तक कि उनकी जिंदगी चल रही है। पेंशन यहाँ पर इंक्रीज होती रहेगी ओवर टाइम ताकि इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो उसको हम बीट कर पाए। एक लमसम यहाँ पर मिलेगा एन्यूटेंट को जब उनका रिटायरमेंट हो गया। तो जॉइंट लाइफ मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि दो लोगों को मिलाकर ये मिलने वाली है। तो एक रेगुलर इनकम दे रहे हैं हम अपने एन्यूटेंट को और पेमेंट्स कंटिन्यू हो जाएंगी इनके स्पाउस को जब अपनी प्राइमरी एन्यूटेंट की डेथ हो गई। तो मान लो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ थे, वाइफ को जॉइंट लाइफ एन्यूटी प्लान के थ्रू पेंशन मिल रही थी। इन केस यहाँ पर वाइफ की डेथ हो जाती है तो हस्बैंड को ये पैसा मिलेगा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा की वाइफ थी और हस्बैंड थे, हस्बैंड यहाँ पर इस प्लान को लेकर चल रहे थे, इनकी डेथ हो गई तो वाइफ को पैसा मिलता रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन कंटेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन? डाइवर्सिफिकेशन क्या है? पहला बोल रहे हैं इन्वेस्ट करेंगे हम ऑल सेविंग्स इन अ सिंगल हाई रिस्क एसेट, प्रैक्टिस ऑफ स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस डिफरेंट एसेट्स टू रिड्यूस रिस्क, बोरोइंग मनी टू इन्वेस्ट स्पेशली इन वॉलेटाइल मार्केट्स। आपने क्या किया, कहीं से पहले बोरो करा जहां पर इंटरेस्ट रेट्स कम थे और फिर आपने ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जहां पर कि आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है। प्रायोरिटाइजिंग शॉर्ट टर्म गेन्स ओवर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स, प्रोसेस ऑफ री इन्वेस्टिंग रिटर्न्स टू जनरेट मोर अर्निंग। तो डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन होता है डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। सभी अंडों को एक ही बास्केट में मत रखो, अगर बास्केट गिरी तो सारे के सारे अंडे फूट जाएंगे। मतलब एक ही सेक्टर में या एक ही कंपनी में या एक ही जगह पर सारा पैसा मत लगाओ। शेयर मार्केट अभी आपने देखा था जब इलेक्शंस का रिजल्ट आया उस टाइम से लेकर काफी वॉलेटाइल हो गए और जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स की थी उनका पैसा काफी हद तक डूबा हुआ था ऐसा। अब ऐसी सिचुएशन में अगर उन्होंने कुछ पैसा डेट में लगाया होता, डेट जैसे कि किसी को लोन दे दिया या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स खरीद लिए, कमर्शियल पेपर्स या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा,
तो ऐसी सिचुएशन में एक फिक्स्ड इंटरेस्ट इनको मिलता, फॉर एन एग्जांपल 12% का। तो इक्विटीज में अगर पैसा डूब भी जाता तो यहाँ से तो कुछ पैसा मिलता रहता, है ना। तो ये होता है डाइवर्सिफिकेशन, कि हम अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट को किसी एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं रख रहे। ये एक कोर इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल है जो कि आपको रिस्क को मिटिगेट करने में, मिटिगेट मतलब एलिमिनेट करना, या तो पूरा का पूरा रिस्क को, और एलिमिनेट नहीं भी कर पा रहे हो तो उसे कम कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो आप सारे के सारे पैसे किसी एक तरह के एसेट में नहीं रख रहे हो। नेक्स्ट आ जाते हैं, की बेनिफिट क्या है ऑटो चॉइस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का एनपीएस में। तो पहला बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पर एक फिक्स रिटर्न्स मिल रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। दूसरा बोल रहे हैं सब्सक्राइबर्स चूज कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को। इन्वेस्टमेंट मिक्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है कि भाई सब्सक्राइबर की एज क्या है उसके हिसाब से। यहाँ आप केवल हाई रिस्क इक्विटी फंड्स जो हैं उसमें ही इन्वेस्टमेंट्स करोगे। ये केवल अवेलेबल रहेगी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के पास में। तो बताओ ऑटो चॉइस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यहाँ पर जो हम चूज कर रहे हैं उसका क्या फायदा होगा। तो एनपीएस में आपको ऑटो चॉइस ऑप्शन दिया जाता है जिसमें कि एक मिक्स दिया गया इक्विटीज का, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का, बॉन्ड्स क्या है डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमारी कम रिस्क की होती हैं, इक्विटीज हमारी सबसे हाई रिस्क की होती हैं, और यहाँ आपको मॉडरेट रिस्क रहता है। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है यहाँ पर। तो ये बोल रहे हैं कि ये आपका रीबैलेंस्ड अप्रोच चलती है और सब्सक्राइबर की एज कितनी है उसके हिसाब से। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि किस तरीके से जैसे जैसे यहाँ पर एज आपकी बढ़ती जाएगी वैसे हम रिस्क कम लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यही ऑटो चॉइस ऑप्शन में आता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ, इसका प्राइमरी रोल क्या है। नेशनल पेंशन सिस्टम को रेगुलेट करना, एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम को एडमिनिस्टर करना अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, प्रोविडेंट फंड को मैनेज करना और पेंशन स्कीम्स यहाँ पर अपनी मैनेज करना फॉर द ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक मार्केट लिंक्ड पेंशन सभी सिटीजन्स को प्रोवाइड करना, या फिर एक नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन है एल्डरली पुअर के लिए। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर ईपीएफओ जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी जो किसी एक्ट के थ्रू बनती है, जो रिस्पॉन्सिबल है कि किस तरीके से ईपीएफ को मैनेज करना है और ईपीएस स्कीम्स को जो भी एम्प्लॉइज हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो सॉरी थोड़ा आगे चले गए। What is the drawback of an immediate annuity plan? तो बोल रहे हैं कि ये लॉन्ग एक्यूमुलेशन पीरियड जो है वो करता है उसके बाद में पेमेंट शुरू करेगा। दूसरा बोल रहे हैं ये यहाँ पर लोअर पे आउट दे रहा है, कम पैसा आपको दे रहा है एज कम्पेयर टू डेफर्ड एन्यूटीज। तीसरा बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये केवल स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए अवेलेबल है। चौथा बोल रहे हैं ये हाईली इलिक्विड है, इलिक्विड मतलब आप इसको आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इट डज नॉट प्रोवाइड ए गारंटीड इनकम फॉर द एन्यूटेंट। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इमीडिएट एन्यूटी प्लान है, मान लो मैंने आपको यहाँ पर पैसा दिया, ठीक है, और मैंने बोला आप इसे इन्वेस्ट कर दो। मान लो यहाँ पर मैंने आपको 1 साल का टाइम दिया और एक कुछ पैसे दिए मैंने आपको जिसमें मैंने आपको बोला कि इसको आप अगले 15 दिन के लिए इन्वेस्ट कर दो। तो हायर चांसेस है कि यहाँ से आपको ज्यादा रिटर्न्स मिले। ठीक है, और यहाँ से आपको कम मिलेंगे रिटर्न्स। अब देखो जब हम किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, किसी को भी पेंशन कंपनी, किसी को भी पैसा देते हैं तो वो क्या करते हैं अलग अलग जगह उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग एसेट्स में। तो अगर इमीडिएट एन्युटी प्लान देखेंगे तो उसमें क्या है, मान लो मैंने अभी अगस्त है, लास्ट डे अगस्त का, अगस्त में मैंने इन्वेस्टमेंट करा, ठीक है, और मैं बोलूं कि भाई सितंबर में मेरा पैसा वापस दे दो मुझे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ तो कम रिटर्न्स जनरेट होंगे, तो इमीडिएट एन्युटी प्लान भी आपको कम ही रिटर्न्स देगा। तो ये एक लोअर रेट ऑफ रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करता है क्योंकि कोई भी एक्यूमुलेशन पीरियड यहाँ पर नहीं है कि हमारा कॉर्पस ग्रो करे और हमें रिटर्न्स जनरेट कर दे। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनमें से कौन सा एक एग्जांपल है टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट का इंडिया में। पहला बोल रहे हैं सेविंग बैंक अकाउंट, दूसरा बोल रहे हैं इक्विटी शेयर कंपनी का, तीसरा पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट,
चौथा म्यूचुअल फंड जो कि इन्वेस्ट करेंगे रियल एस्टेट में, और पांचवा बोल रही है एक शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो यहाँ पर अब आपको एग्जाम्पल बताना है कि भाई टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल आपका रहेगा। तो यहाँ पर पीपीएफ कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट, मैच्योरिटी अमाउंट, ये सब हमारे टैक्स एग्जाम्प्टेड रहते हैं, तो ये आपके लिए टैक्स सेविंग ऑप्शन बन जाते हैं इंडिया में। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिमल एनुअल कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए टीयर 1 एनपीएस अकाउंट में? 500 रुपीज का, 1000, 6000, 12000 या फिर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए। तो यहाँ पर टीयर 1 एनपीएस अकाउंट को हमें एक्टिव रखने के लिए एक मिनिमम एनुअल कंट्रीब्यूशन करना होगा 1000 रुपीज का। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना एक पेंशन स्कीम है जो कि हमारे, अच्छा अभी आपको ही बताने की कौन सी डेमोग्राफी के लिए है। तो सभी हमारे सिटीजन्स के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स जिनकी उम्र 40 साल से कम है, सीनियर सिटीजन्स जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जिन्होंने 2004 के बाद में ज्वाइन किया, या फिर मेंबर्स हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना बताओ किसके लिए है? ऑफ कोर्स सीनियर सिटीजन्स के लिए है जिनकी उम्र 60 साल या फिर उससे ज्यादा है, और ये एक गारंटीड मंथली पेंशन आपको देती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन कंटेक्स्ट ऑफ पेंशन, पेंशन डेफिसिट आपका किस चीज से रेफर करेगा? पहला ऑप्शन है कि फंड के इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आपके लिए काफी हाई रहेंगे। दूसरा है कि यहाँ पर हम पैसे को अलग से रख रहे हैं फॉर फ्यूचर पेंशन पेमेंट, ठीक है, वो हमारा कम है देन द एक्सपेक्टेड पेमेंट्स। फंड यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन फी, बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो इस पेंशन स्कीम को ज्वाइन कर रहे हैं। फंड के पास सरप्लस ऑफ मनी है टू मीट्स इस ऑब्लिगेशन। देखो सरप्लस क्या होता है और डेफिसिट क्या होता है। सरप्लस होता है मेरे पास कोई चीज, जैसे मुझे मान लो 4 चपाती खानी है, ओके 4 चपाती नहीं खाती हूँ मैं, इतनी भी डाइट नहीं है, बट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लो मुझे 4 चपाती खानी है, अब 4 चपाती में मेरे पास रखकर गई है मेरी मम्मा 5 चपाती, ठीक है, तो 1 चपाती मेरे पास सरप्लस में हो गई। और डेफिसिट क्या है कि मेरी 4 चपाती की यहाँ पर डाइट थी और मेरी मम्मा ने बोला कि वेट लूज करो तो 3 ही चपाती देकर गई, तो ये क्या हो गया? डेफिसिट हो गया। समझ में आया? सरप्लस हमारे पास किसी भी चीज का सरप्लस है, एक्स्ट्रा में हमारे पास है, और डेफिसिट हमारे पास कमी है। अब आपसे बोल रहे पेंशन डेफिसिट क्या है, तो बताओ पेंशन डेफिसिट तब होगा जब आपकी लाइबिलिटीज जो हैं, ठीक है, वो आपके एसेट से ज्यादा है। लाइबिलिटीज क्या होता है? जब मुझे किसी का पैसा देना है तो वो मेरे लिए एक लाइबिलिटी बन जाएगी, और जब मुझे कहीं से पैसा मिलेगा या मेरे पास कोई ऐसी चीज है जो मुझे पैसा ला कर देगी, जैसे मेरे पास मशीन है और मशीन मुझे पैसा बनाने में हेल्प करेंगी, तो वो मेरे लिए एसेट्स हो गई। तो जब मेरी लाइबिलिटीज, जो पैसा मुझे देना है वो ज्यादा है, मेरे पास में देने वाला पेबल अमाउंट ज्यादा है, और रिसीवेबल जो रिसीव करूंगी वो कम है, तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक डेफिसिट क्रिएट हो गया। तो पेंशन डेफिसिट है जब फंड की लाइबिलिटीज की, भाई फ्यूचर पेंशन पेमेंट्स हमारे पास ज्यादा हैं और हमें जो यहाँ पर पैसा हमने अपने पास बचा कर रखा था कि मुझे पेंशन में यूज करना है वो कम है, तो एक शॉर्टफॉल देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्राइमरी फीचर क्या है गारंटीड पीरियड एन्युटी का। तो पहला बोल रहे पेंशन अमाउंट को लिंक किया है कि भाई परफॉर्मेंस कैसी रहेगी स्टॉक मार्केट की। पेंशन पेमेंट्स को हमने गारंटी किया है टू बी पेड फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ इयर्स इवन इफ द एन्यूटेंट डाइज अर्ली। पेंशन यहाँ पर हम ओनली पे करेंगे अगर एन्यूटेंट अलाइव है। यहाँ पर ये बोल रहे कि एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म में, और ये बोल रहे कि ये एक नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? गारंटीड पीरियड एन्युटी। तो एक गारंटीड पीरियड एन्युटी पेमेंट आपको कंटिन्यू करेगी फॉर अ प्री डिटरमिन्ड पीरियड की। गारंटीड क्या है यहाँ पर? पीरियड, टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे एन्युटेंट सर्वाइवल उनका होता है या उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि बूढ़े लोग ही है ना जिनको पेंशन मिल रही है, तो जिंदगी का क्या भरोसा, इसीलिए यहाँ पर गारंटीड पीरियड एन्युटी हमने देखा। ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर बात हो रही है कि कौन सा एक की टैक्स बेनिफिट है अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम आपका क्या होगा, तो नेशनल पेंशन सिस्टम में एक डिडक्शन हो रहा है फॉर इन्वेस्टमेंट अप टू 1,50,000 अंडर सेक्शन 80C। एक एडिशनल डिडक्शन है एक एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के लिए अप टू ₹50,000 अंडर सेक्शन 80CD1B। टैक्स फ्री मेच्योरिटी है यहाँ पर सभी विड्रॉल्स पर इंक्लूडिंग एन्युटी इनकम। टैक्स फ्री लमसम यहाँ पर आपको मिल रहा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ऑल कॉन्ट्रीब्यूशंस आर फुल्ली एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो बताओ यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, अगेन रिपीट करूं या फिर अपने आप देखो एक बार खुद से ही पढ़ो, अब एग्जाम पास आ गया वरना मैं करवाती। एक टैक्स बेनिफिट आपको बताना है नेशनल पेंशन स्कीम में, वीडियो पॉज कर एक बार रीड कर लेना। देखो एनपीएस आपको यहाँ पर एक यूनिक टैक्स बेनिफिट देता है 80CCD1B के अंडर। देखो ये ना सेक्शन भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कौन से सेक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिल जाता है 50,000 रुपीज का आपके कॉन्ट्रीब्यूशन पर, जो कि ओवर एंड अबव है आपका 1.5 लाख लिमिट ऑफ सेक्शन 80C। देखो सेक्शन 80C में क्या होता है, आपको बोला जाता है कि आप अलग अलग तरह के डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो। तो आपको ना बहुत सारे ऑप्शन देंगे लेकिन सबको मिलाकर भी मैक्सिमम 1.5 लाख तक का ही आप डिडक्शन क्लेम करोगे। चाहे आपका 2 लाख रुपीस का अमाउंट बैठ रहा है लेकिन 1.5 लाख तक ही क्लेम करोगे। बट एनपीएस बोलता है कि नहीं, तुम्हें मैं यहाँ पर 50,000 रुपीस का और एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट दूंगा, किसके अंडर, 80CCD1B के अंडर। ठीक है, तो अब तुमको 2 लाख रुपीस तक का टैक्स डिडक्शन जो है वो क्लेम करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात हो रही है हाइब्रिड फंड की, कि हाइब्रिड फंड क्या होता है इन कंटेक्स्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सो ऑप्शंस यहाँ पर क्या क्या है, एक तो फंड दैट इन्वेस्ट ओनली इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, दूसरा है कि फंड्स जो कि इन्वेस्ट कर रहा है किसी सिंगल इंडस्ट्री सेक्टर में, एक यहाँ पर है कि भाई इन्वेस्ट कर रहे हो आप मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, और गारंटी करेगा फिक्स्ड रिटर्न्स एंड इन्वेस्ट करेगा इंटरनेशनल सिक्योरिटीज में। हाइब्रिड का क्या मतलब होता है ये तो पता होगा आपको, कि भाई जब हम दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं ना, दो ब्रीड्स को मिक्स कर हाइब्रिड बनता है। तो यहाँ पर इक्विटी और डेट को मिक्स करा एंड साथ में हमारे पास में एक बैलेंस्ड फंड बन गया, एक हाइब्रिड फंड बन गया, जिसको हम एक बैलेंस ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए यूज करेंगे। गारंटी रिटर्न्स ये भी नहीं देंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि इक्विटीज में इन्वेस्ट हो रहा है, बट डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा आपको बैलेंस्ड अप्रोच मिलेगी। नेक्स्ट है एनपीएस को मैंडेटरी किया हमने न्यू रिक्रूट्स के लिए, जिसमें से एक्सेप्शन दिया गया आर्म्ड फोर्सेस के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में। तो ये कौन सी डेट से हुआ, पहला है 1 जनवरी, दूसरा है 1 मई, तीसरा है 1 अप्रैल 2010, चौथा है 1 जनवरी 2015 और फिर है आपका 1 अक्टूबर 2022। तो एनपीएस को मैंडेटरी किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में। तो कब किया गया ये आपका किया जाता है यहाँ पर जनवरी 1, 2004 से। ठीक है, तो यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस का एक्सेप्शन रहेगा, ये भी याद रखना। इन कंटेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिक्विडिटी का क्या मतलब है, तो भी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। इलिक्विड का क्या मतलब है, तो रिस्क दैट एन इन्वेस्टमेंट विल लूज वैल्यू, ability to easily convert an asset into cash without losing significant value, the total amount of return an investment generates, total value of all assets in a portfolio, ड्यूरेशन जिसमें कि हमने इस इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया है। तो आपको इसका आंसर बताना है। देखो लिक्विडिटी का सिंपल सा मतलब है कि हमने इसको कब कैश में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पर हम जब इसे कैश में कन्वर्ट करने जाएं तो ऐसा ना हो कि कोई बहुत ज्यादा वैल्यू हमारी लूज हो जाए। ठीक है, तो इसी को हम लिक्विडिटी बोलते हैं। मार्केट प्राइस ज्यादा अफेक्ट नहीं होने चाहिए। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, तो यहाँ पर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम आपको बताने की क्यों आया। तो एक मार्केट लिंक्ड पेंशन है सभी सिटीजन्स के लिए, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन है एल्डरली पुअर एंड डिसेबल्ड के लिए, लमसम इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर जिन लोगों की हाई रिस्क एपेटाइट है, या फिर मेडिकल इमरजेंसी फंड। हाई रिस्क एपेटाइट मतलब आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो, आपकी टॉलरेंस लेवल हाई है रिस्क लेने के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, एक गवर्नमेंट फंडेड सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है
जो कि एक नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन है। नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी, यू आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग हियर, रेदर यहाँ पर कोई और आपको इस पैसा को दे रहा है। तो ये मोस्ट वल्नरेबल सिटीजन्स के लिए है जो कि बीपीएल के उसमें आते हैं, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपके फिक्स्ड एन्युटी प्लान के लिए। तो रिटर्न्स आपके डायरेक्टली लिंक्ड हैं कि भाई परफॉर्मेंस कैसी है स्टॉक मार्केट की। रेट ऑफ रिटर्न्स फिक्स्ड है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड रिगार्डलेस कि यहाँ पर मार्केट फ्लक्चुएशन क्या हुआ। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी के साथ। मंथली पेमेंट्स यहाँ पर डिपेंड करेंगी आपकी, चेंज हो जाती हैं ऑन द फंड्स परफॉर्मेंस, या फिर ये केवल सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। तो अब आपको इसका आंसर बताना होगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है, बी, की एक फिक्स्ड एन्युटी आपको एक प्रेडिक्टेबल इनकम स्ट्रीम दे देती है कि भाई प्री डिटर्मिन्ड फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न्स आपके ये रहेंगे, फिक्स्ड है चीजें। यहाँ पर की फीचर क्या है ओपीएस का, यहाँ पर जिसको एनपीएस ने रिप्लेस किया हमारे नए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। तो ओपीएस पहला बोल रहा है डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान था, दूसरा बोल रहा है कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम थी जिसमें इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कर रहे थे। पेंशन एक फिक्स्ड परसेंटेज, हमारी जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसका यहाँ पर एक फिक्स्ड परसेंटेज हमें पेंशन के फॉर्म में मिलता था जो कि गवर्नमेंट के जनरल बजट से आएगा। फिर बोल रहे वॉलंटरी पेंशन प्लान है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, या फिर मार्केट लिंक्ड पेंशन स्कीम है। तो देखो ओल्ड पेंशन सिस्टम में आपको पता भी होगा शायद से, तो यहाँ पर पेंशन आपको कैसे मिलती थी कि भाई मेरी यहाँ पर जब लास्ट मैंने मान लो इस साल मेरा रिटायरमेंट हो रहा है और मैं 50,000 रुपीज अर्न कर रही हूँ महीने का, तो ऐसे में डिसाइड कर लिया गया फॉर एन एग्जाम्पल कि मुझे 50% पेंशन मिलेगी, तो मुझे हर महीने अब 25,000 रुपीज मिलेंगे। और ये पैसा कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट के जनरल बजट से आएगा। तो इसीलिए ना यहाँ पर गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ गई थी, यहाँ से पैसा बहुत जा रहा था, तभी हम डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन की तरफ आए थे डायरेक्ट बेनिफिट से। तो इसके लिए कौन सा प्रिंसिपल यूज हो रहा है, आपका डायरेक्ट बेनिफिट प्लान, ठीक है, या प्रिंसिपल। नेक्स्ट आ जाता है टीवीएम कॉन्सेप्ट के बारे में कि भाई फाइनेंशियल प्लानिंग में आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है। तो एक आइडिया है कि भाई जो मनी है हमारा फ्यूचर में उसका वर्थ ज्यादा होगा देन टुडे। आइडिया की मनी अवेलेबल जो प्रेजेंट टाइम में है इसकी वर्थ ज्यादा होगी देन द सेम अमाउंट इन द फ्यूचर। अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर एन इन्वेस्टमेंट टू डबल इन वैल्यू। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन योर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। प्रॉफिट जो आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से बनाए हैं। देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपको सिंपल सा मैगी या फिर डेयरी मिल्क की चॉकलेट या आपकी कोई भी फेवरेट चीज याद रखनी है जो आप पहले प्रेजेंट में खरीद रहे हो या फिर पास्ट में खरीदते थे। तो आपको समझ में आएगा कि जो चीज आपको फॉर एन एग्जाम्पल मैगी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो तब जब 5 रुपीज का जो पैकेट आता था वो अब आपको 14 रुपीज का मिलने लगे। आई थिंक 14 का ही मिलता है ना, माइट भी 10-12 कुछ और रेट हो, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, बट 14 में मानकर चल रही हूँ जितना मुझे याद है। अब यहाँ पर अगर 5 रुपए का पैकेट आपको 14 का अब मिल रहा है और उसका साइज वगैरह सब सेम है, इसका मतलब आपके पैसे की वर्थ कम हुई है। पास्ट में पैसे की वर्थ ज्यादा थी, प्रेजेंट में कम हो गई और फ्यूचर में तो और कम हो जाएगी। तो टीवीएम आपकी यही बात करता है। टीवीएम यहाँ पर ये स्टेट करता है कि एक सम ऑफ मनी जो है उसकी वर्थ आज ज्यादा है देन जो इसकी फ्यूचर में होगी, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं, बस इतना ही याद रखना कि पास्ट में कम होगी, पास्ट में ज्यादा होगी, प्रेजेंट में कम होगी और फ्यूचर में और कम हो जाएगी वर्थ, है ना। जैसे अब आप 5 रुपए से कितना सामान ले सकते हो, पहले कितना ले सकते थे और फ्यूचर में कितना ले पाओगे। नेक्स्ट आ जाते हैं सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी जो है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एनपीएस में मैनेज करेगी इन्वेस्टमेंट पेंशन फंड्स का, एनपीएस अकाउंट्स खोलेगी एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए, मेंटेन करेगी रिकॉर्ड यहाँ पर सभी एनपीएस सब्सक्राइबर्स और उनके ट्रांजेक्शन्स के लिए, एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है सब्सक्राइबर्स के लिए, एक गारंटीड रिटर्न दे रही है इन्वेस्टमेंट पर। तो खुद से सोचो यहाँ पर इसका नाम क्या है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। तो सेंट्रल रिपोजिटरी बनेगी ना, सारे रिकॉर्ड्स रखेगी, सारा डेटा अपने पास रखेगी एनपीएस सब्सक्राइबर्स का, क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हुए, क्या क्या ट्रांजेक्शंस हुए। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनमें से कौन सा एक ड्रॉबैक है ओल्ड डायरेक्ट बेनिफिट पेंशन सिस्टम का इंडिया में। पहला बोल रहे बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे थे अपने एम्प्लॉइज के लिए, दूसरा बोल रहे गारंटीड पेंशन नहीं मिल रही थी एम्प्लॉइज को,
तीसरा बोल रहे सिग्निफिकेंट, और यहाँ पर जो ग्रो हो रहा था फिस्कल बर्डन कि भाई गवर्नमेंट के जनरल बजट से पैसा जा रहा है। पेंशन अमाउंट यहाँ पर बहुत कम थी रिटायरीज के लिए जीने के लिए, और लैक ऑफ पोर्टेबिलिटी अक्रॉस जॉब था। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा कि भाई यहाँ पर एक तो आपके लिए ये एक फाइनेंशियल स्ट्रेन बन गया था गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ रिटायरीज और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से अनसस्टेनेबल पेंशन लाइबिलिटी हमारे ऊपर बन गई एज अ गवर्नमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं प्राइमरी पर्पस क्या है रिटायरमेंट कैलकुलेटर का। तो हमारे पास में ये बोल रहे एग्जैक्ट रिटर्न्स मिल जाएंगे आपको इन्वेस्टमेंट्स के, एग्जैक्ट डेट मिल जाएगी कि रिटर्न आप रिटायर कब होगे, एस्टिमेट कर पाओगे कि कितना पैसा आपको यहाँ पर जरूरी है सेव करना कि आप इन्वेस्टमेंट कर पाओ, रिकमेंड करेगा कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग कौन से हैं, एग्जैक्ट टैक्स लाइबिलिटी आपके लिए कैलकुलेट कर देगा। तो बताओ कौन सा आंसर होगा यहाँ पर रिटायरमेंट कैलकुलेटर। ऑफ कोर्स ये आपको ये बताएगा कि भाई फाइनेंशियल नीड्स आपकी रिटायरमेंट के टाइम पर क्या रहेंगी और कितना पैसा आपको भी सेव करना है कि आप उस टाइम के अपने गोल्स को मीट कर पाओ। देन आता है व्हाट इज द की फीचर ऑफ अ वेरिएबल एन्युटी प्लान। तो एक फिक्स्ड मंथली इनकम आपको मिल रही है जो कि बदलेगी नहीं, वेरिएबल है तो फिक्स्ड होना जरूरी है, डायरेक्टली लिंक्ड होगी टू द परफॉर्मेंस ऑफ द अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट्स, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, गारंटीड है कि भाई इन्फ्लेशन बीट करेगी, और शॉर्ट टर्म सेविंग अकाउंट है। तो बताओ वेरिएबल एन्युटी प्लान क्या होगा। तो जब हमारे पास में यहाँ पर पेमेंट्स हो रही है वो फ्लक्चुएट करेंगी, जैसी भी सब अकाउंट्स यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। कौन से सब अकाउंट्स, हमें जो प्रीमियम मिला, जो पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन किया गया था, उसको हमने कहाँ इन्वेस्ट करा, वहां से हमें कैसे रिटर्न्स मिले, जहां हमने इन्वेस्ट करा वहां से कुछ रिटर्न्स मिले, वो रिटर्न्स हमारे अच्छे हैं तो पेंशन अच्छी, वो रिटर्न्स खराब हैं तो पेंशन खराब मिलेगी, अकॉर्डिंगली हम फॉलो करेंगे। 40th क्वेश्चन पर आते हैं। तो इनमें से कौन सा एक प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल का। फंड्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं फॉर गोल्स विद इन 1 to 3 ईयर्स। अर्न करोगे आप अ वेरी हाई रिटर्न इन शॉर्ट पीरियड, एक्यूमुलेट करोगे लार्ज कॉर्पस फॉर रिटायरमेंट ओवर मेनी ईयर्स, सेव करोगे फॉर डाउन पेमेंट ऑन अ हाउस इन 1 ईयर, फंड कर पाओगे वैकेशन 6 मंथ्स में। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल का फायदा क्या है, रिटायरमेंट प्लानिंग आप कर पाते हो, एक टाइम होराइजन यहाँ पर 10 साल या उससे ज्यादा कर लिया जाता है, जिसमें कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ वर्क करेगी कि भाई जो मेरे रिटर्न्स हैं उन रिटर्न्स के ऊपर भी मुझे रिटर्न्स मिल रहे हैं। व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस इन ऑप्शन इन एन एन्युटी प्लान। तो ये बोल रहे हैं पहला कि आपको एक हायर मंथली पेंशन जो है वो मिल जाती है कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। दूसरा बोल रहे हैं कि यहाँ पर इंश्योर कर पाओगे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिटर्न की गई है टू द नॉमिनी आफ्टर एन्यूटेंट्स डेथ। तीसरा बोल रहे हैं गारंटी करोगे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑन द इन्वेस्टमेंट। चौथा बोल रहे हैं एन्यूटेंट को अलाउ किया जाएगा कि आप एक लमसम अमाउंट एट एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हो। प्रोटेक्ट करोगे इन्वेस्टमेंट को मार्केट वॉल्टिलिटी से। तो क्या आंसर यहाँ पर आपका होगा ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है बी। यहाँ पर आपके पास में बेसिकली रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑप्शन में ये इंश्योर किया जाता है कि जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो नॉमिनी को वापस मिल जाए जब हमारे एन्यूटेंट की डेथ हो गई है। जिन्होंने ये प्लान लिया था उनकी अगर डेथ हो जाती है तो हम उनका पैसा यहाँ पर वापस कर देंगे। इन कंटेक्स्ट ऑफ पेंशन स्कीम्स वेस्टिंग पीरियड का क्या मतलब होता है। Period during which pension payments are made. Period during which an employee must contribute to a plan to become eligible for benefits. Period during which a nominee receives the pension payments. Period after which a subscriber can withdraw the entire corpus. Period during which the pension fund manager can change the investment strategy. वेस्टिंग पीरियड का मतलब मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस या कंट्रीब्यूशन होती है जो हमें करनी है ताकि हम यहाँ पर फुल्ली एंटाइटल्ड हो जाएं एक पेंशन या रिटायरमेंट प्लान के लिए। वेस्टिंग पीरियड अलग अलग जगह यूज होता है, अलग अलग स्कीम्स में यूज होता है, जहां पर ये बताया जाता है कि कब तक हमें कंट्रीब्यूशन करना है कि हमें एक एटलीस्ट कुछ रिटर्न्स वहां से मिल पाए। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको बताना है इमरजेंसी फंड का। एक एफडी हमने 10 साल के लिए लॉक कर दी,
एक हाईली वॉलेटाइल स्टॉक पोर्टफोलियो है। वॉलेटाइल मतलब जो मार्केट के हिसाब से उसका चेंजेस आते जा रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, काफी इनस्टेबल है। पैसा आपने अपने सेविंग अकाउंट में रखा है जिसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। रिटायरमेंट कॉर्पस आपका पेंशन स्कीम में या फिर लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड। इमरजेंसी में पैसा चाहिए, अर्जेंसी क्रिएट होगी, अर्जेंसी क्रिएट होगी तो लिक्विडिटी की जरूरत होगी कि हाथ में जल्द से जल्द कैश आ जाए, तो वो पैसा आपके सेविंग अकाउंट से आ सकता है ना। तो यहाँ पर लिक्विड म्यूचुअल फंड हो सकते हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हो क्विकली किसी भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस के लिए, या फिर सेविंग अकाउंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन सी गवर्नमेंट बॉडी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है कि रेगुलेट करेगी इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इंडिया में। तो कौन करेगा, PFRDA, EPFO, सेबी, इरडा या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर IRDAI होगा जो कि आपका प्राइमरी रेगुलेटर है इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया के लिए। इंश्योर करेगा फेयर प्रैक्टिसेस और प्रोटेक्ट करेगा पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट में बुल मार्केट क्या होता है, मैंने बेयर मार्केट के टाइम बताया था। स्टॉक प्राइसेस जब जनरली फॉल करेंगे, जब प्राइसेस जो है कमोडिटीज के वो जनरली फॉल कर रहे हैं, जब स्टॉक प्राइसेस जनरली राइज करेंगे, मार्केट हाईली वॉलेटाइल है और रिटर्न्स लो दे रहा है, या इंटरेस्ट रेट्स हमारे डिक्रीज हो रहे हैं। तो बताओ बुल मार्केट क्या होगा, जब एक सस्टेन्ड पीरियड है यहाँ पर कि हमारे स्टॉक प्राइसेस राइज हो रहे हैं और इन्वेस्टर्स का ऑप्टिमिज्म जो है वो भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। की फीचर क्या है टर्म इंश्योरेंस का। टर्म यहाँ पर याद रखना, इट प्रोवाइड्स अ रेगुलर मंथली इनकम आफ्टर रिटायरमेंट। एक यहाँ पर आप कैश वैल्यू बिल्ड कर पाते हो दैट कैन बी बोरोड अगेंस्ट। एक हाई डेथ बेनिफिट है फॉर अ स्पेसिफाइड टर्म एट अ लो प्रीमियम। मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट है जो कि हाई रिटर्न्स देती है। केवल यहाँ पर अवेलेबल है हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स के लिए। देखो टर्म इंश्योरेंस का मतलब ये है कि यहाँ पर आप एक ऐसा हाई डेथ बेनिफिट प्रोवाइड ले रहे हो कि अगर मान लो मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी डेथ के बाद में एक सर्टेन सम ऑफ मनी मेरी फैमिली को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक पीरियड में क्या होगा, हाई डेथ बेनिफिट मिल जाते हैं और प्रीमियम्स यहाँ पर काफी कम रहते हैं और कोई भी एज सच इन्वेस्टमेंट कॉम्पोनेंट नहीं रहेगा। What is the main reason for the shift from a defined benefit to a defined contribution pension system in India? तो डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो ज्यादा अफोर्डेबल है एम्प्लॉइज के लिए। एक गारंटीड पेंशन हम अपने सभी सिटीजन्स को दे पाएंगे। फिजिकल बर्डन हमारा कम हो जाता है गवर्नमेंट के ऊपर। एक लमसम यहाँ पर रिटायरमेंट के टाइम मिल जाएगा, या फिर एनकरेज करते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग्स को। तो हमने देखा था कि भाई यहाँ पर एक हमारा शिफ्ट आया था डायरेक्ट बेनिफिट से डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन की तरफ, ताकि हम अनसस्टेनेबल फिजिकल बर्डन जो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा था, उनके जनरल बजट के ऊपर आ रहा था, उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट, अभी तक हमने पढ़ा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में, अब पढ़ रहे सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के बारे में। तो पूछ रहे हैं कि ये भाई यहाँ पर क्या इन्वॉल्व होगा। इन्वेस्ट करोगे आप लमसम अमाउंट किसी सिंगल फंड में, एक फिक्स्ड अमाउंट यहाँ पर फ्रॉम अ डेट सिक्योरिटी टू एन इक्विटी फंड एट रेगुलर इंटरवल्स, या फिर विड्रॉ कर रहे हो फिक्स्ड अमाउंट किसी भी म्यूचुअल फंड से रेगुलर इंटरवल्स में। ट्रांसफर करोगे एंटायर कॉर्पस फ्रॉम वन म्यूचुअल फंड हाउस टू अनदर। एक लमसम इन्वेस्टमेंट आपके फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में की जा रही है। तो STP में क्या होता है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। ट्रांसफर कर रहे हो, क्या ट्रांसफर करोगे, एक फिक्स्ड अमाउंट कहाँ से, जो भी सोर्स फंड था, लिक्विड फंड था, टू अ टारगेट फंड। जैसे कि मैंने अपने सेविंग अकाउंट से पैसा यहाँ पर किसमें डाल दिया था, मेरे मान लो FD में डाला। ठीक है, तो यहाँ पर सिमिलरली म्यूचुअल फंड में होता है कि एक लिक्विड फंड था और उससे मैंने पैसा इक्विटी फंड में डाल दिया ताकि ज्यादा पैसे मिल जाएं। तो यहाँ पर रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो पाएगी। प्राइमरी पर्पस क्या है नॉमिनी का, एक पेंशन या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान में। तो एक रेगुलेटर फॉर द प्लान आप एक्ट करोगे, फंड्स को मैनेज करोगे और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लोगे, रिसीव करोगे फंड्स इन द इवेंट ऑफ इन्वेस्टर्स डेथ, एक्ट करोगे एज एन इंटरमीडियरी फॉर ट्रांजेक्शंस, या फिर एक गारंटी यहाँ पर प्रोवाइड करोगे रिटर्न्स पर। तो आपको बताना है नॉमिनी हम क्यों लेकर आते हैं अपने किसी भी प्लान में। तो नॉमिनी यहाँ पर इसलिए होते हैं कि अगर हमारे जो इन्वेस्टर हैं, ठीक है, वो उनको कुछ हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में जो पैसा है वो उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो उनकी डेथ के बाद में बेसिकली कुछ हो जाने का मतलब है कि डिमाइस हो जाती है तो उनको पैसा मिल जाएगा। इनमें से कौन सा एक प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है आपके फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट का।
एक हाई रिस्क हाई रिटर्न पोटेंशियल, रिटर्न्स आपके फ्लक्चुएट कर रहे हैं कि भाई मार्केट परफॉर्मेंस कैसी है उसके हिसाब से। एक रेगुलर प्रेडिक्टेबल इनकम स्ट्रीम यहाँ पर दी जा रही है, ये यहाँ पर केवल लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अवेलेबल है या फिर ये अवेलेबल है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। तो अब आपको बताना है कि प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी फिक्स्ड इनकम स्टेटमेंट इन्वेस्टमेंट में क्या रहेगी। तो यहाँ पर इसका आंसर है सी, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट, जैसे कि बॉन्ड्स जो हैं वो हमें रेगुलर प्रेडिक्टेबल पेमेंट्स कर रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए। व्हाट इज द टर्म डिविडेंड रेफर टू इन कंटेक्स्ट ऑफ स्टॉक इन्वेस्टमेंट? तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट में डिविडेंड क्या होता है, ये मैंने आपको काफी बार अलग अलग क्लासेस में समझाया है कि प्रॉफिट जो है एक इन्वेस्टर मेक करेंगे फ्रॉम सेलिंग अ स्टॉक, शेयर ऑफ अ कंपनीज प्रॉफिट पेड टू इट्स शेयर होल्डर्स, फी पे की है हमने म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास में, इंटरेस्ट पे किया हमने डेट इंस्ट्रूमेंट पर, या फिर टोटल वैल्यू हमारे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो की। तो डिविडेंड क्या होता है, जो भी कंपनी है वो अपने एक प्रॉफिट का हिस्सा अपने पास रखेगी रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में और दूसरा हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है डिविडेंड के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, एनपीएस में एक्टिव चॉइस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है? तो यहाँ पर अगर इसको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने नेक्स्ट क्लास में करवा रखा है, उसको देख लेना आप लोग। ठीक है, 2 क्लासेस अपन कवर कर रहे हैं पूरा पेंशन सेक्टर को। तो इन्वेस्टमेंट मिक्स जो कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है कि सब्सक्राइबर की उम्र क्या है, सब्सक्राइबर एक्टिवली चूज कर पाएंगे उनके पेंशन फंड मैनेजर को और एसेट मिक्स को। पेंशन फंड मैनेजर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एसेट मिक्स फॉर द सब्सक्राइबर। ये मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट है हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए या फिर गवर्नमेंट गारंटी करेगी एक फिक्स्ड रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। एक्टिव चॉइस का मतलब क्या था कि आप एक एक्टिव रोल ले रहे हो कि मेरी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। ठीक है, तो सब्सक्राइबर अपने पेंशन फंड मैनेजर को भी और अपने एसेट मिक्स को भी दोनों को ही डिसाइड कर पाते हैं। अब आती है बात एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड क्या है। अलग अलग एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला है कि फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड है और लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगी। फंड जो कि सब्सक्रिप्शन और रीपर्चेज यहाँ पर अवेलेबल होते हैं ऑन अ कॉन्टिन्यूअस बेसिस। फिर बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास एक फंड है जो केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करेगा। फिर बोल रहे हैं एक ऐसा फंड है जो कि एक फिक्स रिटर्न दे रहा है इन्वेस्टमेंट में, या फिर एक ऐसा फंड जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ही यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी। एक ओपन हैंडेड म्यूचुअल फंड जो है इसमें आपके पास एक फिक्स्ड मैच्योरिटी नहीं होती है और ये सभी इन्वेस्टर्स के लिए ओपन है कि भाई आप कभी भी यहाँ पर अपनी यूनिट्स जो है उन्हें बाय कर सकते हो या फिर सेल कर सकते हो। लेकिन ऐसा एक क्लोज एंडेड फंड में नहीं होता, वो इसके जस्ट ऑपोजिट रहेगा। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, अटल पेंशन योजना जो है वो एक गारंटीड पेंशन देती है, वो किस उम्र के बाद दे रही है? 50, 55, 60, 65, 70 साल, कौन सी एज के बाद में आपको यहाँ पर गारंटीड पेंशन मिलेगी? तो इसका है 60 इयर्स ओल्ड। अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो रिस्क टॉलरेंस का मतलब क्या है? हाई अमाउंट ऑफ मनी अ पर्सन हैज टू इन्वेस्ट, कितना प्रॉफिट यहाँ पर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या उनकी एबिलिटी या फिर विलिंगनेस है कि वो एंड्योर कर पाएंगे जो वैल्यू में उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू यहाँ पर डिक्लाइन अगर कर जाती है। अमाउंट ऑफ रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट हैज इन द मार्केट, कि कितना रिस्क यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट में होगा। तो बताओ रिस्क टॉलरेंस क्या है? मैं आपसे बोलूं कि आपकी टॉलरेंस लेवल क्या है अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सिमिलरली रिस्क है कि भाई हम कितनी एबिलिटी रखते हैं और कितना विलिंग है कि कोई हमें खर्चा हो रहा है, कोई लॉस हो रहा है तो वो हम किस लेवल तक ले सकते हैं। ठीक है, कोई हमें इमोशनल या फिर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस नहीं होगा। एक प्राइवेट पेंशन सेक्टर के लिए पूछ रहे हैं कि क्या प्राइमरी रीजन है कि ये एग्जिस्ट करता है अलोंगसाइड गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। गवर्नमेंट इतनी सारी अलग अलग स्कीम्स लाई, फिर भी प्राइवेट पेंशन सेक्टर आपको देखने के लिए मिलता है। तो पूछे ये क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? ताकि फिक्स्ड गवर्नमेंट गारंटी रिटर्न्स दें, ज्यादा फ्लेक्सिबल पोटेंशियली हायर रिटर्न्स दें, पेंशन फंड्स को यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ही केवल मैनेज करें, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन प्रोवाइड करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, या फिर एक रेगुलेटरी बॉडी बने पेंशन फंड्स के लिए। तो जो हमारा प्राइवेट पेंशन सेक्टर है ये इंश्योरेंस कंपनीज ही रन करती हैं, जैसे आईसीआईसीआई की बात कर लो या फिर फंड हाउसेस। तो एक वाइडर रेंज इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं और पोटेंशियली हायर रिटर्न्स मिलती हैं, तो इंडिविजुअल्स की डिफरेंट रिस्क एपेटाइट्स को केटर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं,
इनमें से कौन सा एक ड्रॉबैक है पब्लिक प्रोविडेंट फंड का? रिटर्न्स गारंटीड नहीं है, मैच्योरिटी पीरियड बहुत शॉर्ट है, एक मंथली पेंशन यहाँ पर आपको मिलेगी इंस्टेड ऑफ अ लंप सम, एक लॉन्ग लॉक इन पीरियड है और ये हाईली लिक्विड नहीं है, कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है वो टैक्स डिडक्टिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? पीपीएफ में हमने देखा था 15 साल का लॉक इन पीरियड था, विड्रॉज पर काफी स्ट्रिक्ट रूल्स थे, तो इसको एक इनलिक्विड इन्वेस्टमेंट बनाया जा रहा है कि आप इसको हाईली लिक्विड नहीं मानोगे, आप इसको आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते जब मन किया तब। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव क्या होगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट गोल का? तो एक चाइल्ड की हायर एजुकेशन को फंड करना चाहते हो, डाउन पेमेंट के लिए यहाँ पर आप जो है अगर मान लो अपना घर लेना चाहते हो और आपको लोन लेना है तो एक डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी आपको, तो वो आप कर पाओ एक साल में, लार्ज कॉर्पस यहाँ पर अपने रिटायरमेंट के लिए एक्यूमुलेट कर पाओ, एक बहुत हाई रिटर्न्स आपको शॉर्ट पीरियड में मिल पाए, या फिर ग्लोबल वैकेशंस के लिए आप 10 साल के में जा पाओ। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट गोल है, कम समय के लिए होगी, तो यहाँ पर टाइम होराइजन आपका 1 से 3 साल रहेगा, लो रिस्क हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिसमें कि आप यहाँ पर अपने लिए जैसे घर खरीदना चाहते हो तो उसकी डाउन पेमेंट्स कर पाओगे। पेंशन फंड मैनेजर, ये आपने बहुत बार टर्म पढ़ा होगा, तो पूछ रहे हैं कि भाई कंटेक्स्ट में अगर एनपीएस की बात की जाए तो ये है कौन? एक सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है, एक बॉडी है जो कि एनपीएस स्कीम पब्लिक को बेच रही है, एक एंटिटी है जो कि इन्वेस्टमेंट्स को पेंशन कंट्रीब्यूशन के यहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर्स के मैनेज कर रही है, एक यहाँ पर एंटिटी है जो कि गारंटीड रिटर्न दे रही है इन्वेस्टमेंट्स में, या फिर एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि रेगुलेट करेगी एनपीएस को। तो पेंशन फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट्स हमें करनी है, जो भी कंट्रीब्यूशन हमने अपने फंड्स पेंशन के लिए किया, ठीक है, अब हमारे पैसे को ये अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं और इसे मैनेज कर कर चलते हैं ताकि हमें अच्छे रिटर्न्स मिल पाए। तो वो एंटिटीज जिनको पीएफआरडीए ने अपॉइंट करा है कि आप मैनेज और इन्वेस्ट करोगे एनपीएस सब्सक्राइबर्स के कंट्रीब्यूशन को अपनी चोजन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। 60th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो प्राइमरी पर्पस क्या है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का फाइनेंशियल प्लानिंग में? ये एक गारंटीड मंथली पेंशन प्रोवाइड कर रही है फॉर लाइफ, एक लार्ज इन्वेस्टमेंट कॉर्पस दे रही है रिटायरमेंट के लिए, फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है हमारे डिपेंडेंट्स का हमारी डेथ के बाद में उसको प्रोटेक्ट करेगी, या फिर एक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि हाई रिटर्न्स मिल रहे हैं, या लम सम यहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी के लिए। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आप बचपन से ही यहाँ पर एलआईसी के एड्स भी देखते आ रहे हो, तो आपको पता होगा कि फाइनेंशियल सेफ्टी नेट हो जाती है हमारे डिपेंडेंट्स के लिए कि जब हमारी डेथ हो जाए तो यहाँ पर उनको कुछ अमाउंट मिल जाए, और स्पेशली अगर कोई अनफॉर्चुनेट डिमाइस यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अब एडा का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, ये तो आपको पता ही होगा वैसे, तो यहाँ पर इसका आंसर आपको बताना है। पहला बोल रहा है इंडियन रिटायरमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंडियन रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंडियन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंटरनेशनल रिटायरमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ऑफ कोर्स इंश्योरेंस रेगुलेशन से रिलेटेड है, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट डज ड्यू डिलिजेंस मींस? एक एग्जांपल दूं आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। एक बार सेबी ने ना एग्जांपल क्वेश्चन पूछा था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका एड्रेस क्या है, तो उन्होंने वो दलाल स्ट्रीट जो है उसका भी नाम साथ में लिख कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको पता होने चाहिए। व्हाट डज ड्यू डिलिजेंस मीन? प्रोसेस ऑफ अ कंपनी पेइंग डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स। इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर हो रही है या फिर ऑडिट हो रही है पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट की टू कंफर्म ऑल फैक्ट्स एंड फिगर्स। प्रोसेस किसी गवर्नमेंट का कि भाई किस तरह पेंशन फंड को हमें रेगुलेट करना है। फाइलिंग टैक्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट इनकम, या फिर कैलकुलेट करना टोटल रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। ड्यू डिलिजेंस क्या यहाँ पर केवल सिर्फ और सिर्फ आपके पेंशन से रिलेटेड है? नहीं, आपको हमेशा ही फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता है, तो एक इन्वेस्टिगेशन और वेरिफिकेशन किया जाता है। अभी क्यों किया जाता है? क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यहाँ पर बोलता है, केवाईसी यहाँ पर ड्यू डिलिजेंस की बात करते हैं। तो पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के लिए हमें देखना होता है कि डिसीजन लेने से पहले, ताकि रिस्क को रिड्यूस कर पाए। अगर इंडिया के पेंशन सेक्टर की बात करें तो इसमें आप देखोगे कि कवरेज काफी लो है, काफी कम लोग यहाँ पर पेंशन सेक्टर में आप देखेंगे कि कवर्ड हैं। तो पेंशन प्लान्स जो हैं वो बोल रहे हैं पहले तो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं हमारे किसी भी एवरेज सिटीजन के लिए। दूसरा बोल रहे हैं गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है पेंशन स्कीम्स को।
तीसरा बोल रहे हैं कि जो मोस्ट पेंशन स्कीम्स हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होती हैं। चौथा बोल रहे हैं एक लार्ज पोर्शन जो पॉपुलेशन का है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है बिना किसी फॉर्मल पेंशन प्लान के। पांचवा बोल रहे हैं एक लैक ऑफ अवेयरनेस है अबाउट पेंशन प्रोडक्ट्स। तो अब आपको बताना है कि ऐसा क्यों है। तो हमने बार बार देखा है कि जो हमारा इंडिया का अनऑर्गेनाइज सेक्टर या इनफॉर्मल सेक्टर वर्कफोर्स है, इसमें फॉर्मल रिटायर बेनिफिट्स काफी कम मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पेंशन सेक्टर में कवरेज भी काफी लो है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि भाई डायरेक्ट बेनिफिट और डिफाइंड बेनिफिट और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में क्या आपका की डिफरेंस है। तो एक डिफाइंड बेनिफिट प्लान गारंटी करेगा एक स्पेसिफिक रिटायरमेंट इनकम, जबकि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान इनकम जो है वो डिपेंड करेगी कि भाई मार्केट परफॉर्मेंस कैसी है। डिफाइंड बेनिफिट प्लान यहाँ पर फंड किया जाएगा बाय एम्प्लॉयर, जबकि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान फंड किया जाएगा बाय द एम्प्लॉय। डिफाइंड बेनिफिट प्लान यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के लिए है और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। डिफाइंड बेनिफिट प्लान मैंडेटरी है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान वॉलेंट्री है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान जो है एक लमसम प्रोवाइड करेगा, जबकि डिफाइंड बेनिफिट प्लान आपको एक मंथली पेंशन दे रहा है। तो आपको बताने की डिफरेंस क्या है। तो ए इसका आंसर है कि भाई पेंशन अमाउंट जो है वो फिक्स्ड है हमारी, और हमारे डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में ये डिपेंड करेगी कि भाई मार्केट रिटर्न्स कैसे मिल रहे हैं। ठीक है, बाकी चीजें चेंज हो सकती है, कंट्रीब्यूशन वाले में वॉलंटरी भी हो सकता है, मैंडेटरी भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या चूज कर रहे हो या आप कौन सी जॉब में जा रहे हो। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनमें से कौन सा एक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी को डिफाइन करेगा या डिस्क्राइब करेगा। तो इन्वेस्ट करेंगे हम केवल एक सिंगल टाइप ऑफ एसेट में, जैसे कि गोल्ड। स्ट्रैटेजी यहाँ पर कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी अमंग डिफरेंट एसेट क्लास लाइक इक्विटी, डेट एंड कैश। प्रोसेस यहाँ पर कि किस तरीके से इंडिविजुअल स्टॉक्स को हमने सिलेक्ट किया है अपने पोर्टफोलियो के लिए। इन्वेस्ट करेंगे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एट रेगुलर इंटरवल्स, या फिर प्रोसेस की हमें यहाँ पर बोरो करना है पैसा ताकि इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो एसेट एलोकेशन वही है कि हमें अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है, पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन करना है, अलग अलग एसेट क्लास। जैसे यहाँ पर एसेट्स आप क्या हो सकता है, देखो एक एग्जांपल दे देती हूँ। आपको पता है हम यहाँ पर इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट इज शेयर्स किसी भी कंपनीज के या अलग अलग कंपनीज के। डेट यहाँ पर कर सकते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब इक्विटीज में भी अलग अलग कंपनीज हो सकती हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज से, छोटी बड़ी सारी कंपनीज का मिक्स हो जाएगा। सिमिलरली डेट में भी हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अलग अलग तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट्स ले सकते हैं। सिमिलरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वहां पर भी हम जैसे टी बिल्स के लिए भी जा सकते हैं, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो यहाँ पर आपकी 10 15 20 साल के लिए हैं उनमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इससे हमारा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है और जो हमारे पास पैसा आया है उसको हम अलग अलग जगह अलोकेट कर रहे हैं। प्राइमरी बेनिफिट क्या है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का। टीपी हमने पढ़ लिया, आईपी हमने पढ़ लिया, और अब हम डब्ल्यूपी पढ़ने वाले हैं कि विड्रॉल अगर हमें करना है म्यूचुअल फंड में, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इन्वेस्ट करोगे लमसम एक बार में, ट्रांसफर करोगे फंड्स एक स्कीम से दूसरे में, विड्रॉ करोगे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर एडवांटेज लोगे भाई रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का, या फिर गारंटी करोगे एक फिक्स रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, सिस्टमैटिक विड्रॉल। विड्रॉ हम यहाँ पर इस तरीके से करें जैसे मेरे पास एक इनकम आ रही है, एक फिक्स्ड इनकम आ रही है या वेरिएबल अमाउंट आ रही है मेरे म्यूचुअल फंड से रेगुलर इंटरवल्स पर, ताकि एक स्टडी इनकम स्ट्रीम बन पाए, पैसा आता रहे। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्राइमरी पर्पस क्या है एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम का। तो एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम आपको किस चीज में हेल्प करने वाली है, एक लमसम रिटायरमेंट बेनिफिट देगी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। मार्केट लिंक्ड पेंशन यहाँ पर सभी सिटीजन्स के लिए है। एक मंथली पेंशन है ईपीएफ मेंबर्स और उनकी फैमिलीज के लिए। एक लमसम यहाँ पर मेडिकल इमरजेंसीज के लिए दिया जाएगा। एक गारंटीड रिटर्न है इन्वेस्टमेंट में हमारी सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए। तो क्या आंसर होगा इसका यहाँ पर, तो प्राइमरी पर्पस क्या होगा ईपीएस का, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। एक लमसम रिटायरमेंट हमें बेनिफिट देना है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, मार्केट लिंक्ड पेंशन सभी सिटीजन्स के लिए, मंथली पेंशन हमारे ईपीएफ मेंबर्स और उनकी फैमिलीज के लिए, एक लमसम यहाँ पर मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, या फिर गारंटीड रिटर्न हमारी इन्वेस्टमेंट्स में सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए। क्या होगा, तो इसका आंसर है सी,
एक मैंडेटरी स्कीम है। जब भी आप कोई प्राइवेट सेक्टर की मान लो जॉब ज्वाइन करते हो तो आपको ईपीएफ में मेंबर बना दिया जाता है और एक रेगुलर मंथली पेंशन यहाँ पर आफ्टर रिटायरमेंट आपको मिल पाती है, एज वेल एज यहाँ पर सर्वाइवर बेनिफिट्स दिए जाते हैं फैमिली के लिए। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि क्या फीचर है नेशनल पेंशन सिस्टम का। एक गारंटीड मिनिमम पेंशन अमाउंट मिलेगी, एक डिफाइंड बेनिफिट पेंशन सिस्टम है, एक पोर्टेबिलिटी अक्रॉस जॉब्स एंड लोकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, एक्सक्लूसिव है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए या फिर मैनेज किया जाएगा बाय ईपीएफओ। एनपीएस का बेनिफिट यहाँ पर फीचर हमें बताना है। तो आपको एक यूनिक परमानेंट अकाउंट नंबर दिया जाता है जिसकी वजह से ये हाईली पोर्टेबल है। सब्सक्राइबर्स अपनी अकाउंट को इवन तब भी कंटिन्यू कर सकते हैं जब उनकी जॉब चेंज हो रही है। हमने ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ा था, अब हमें जानना है कि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। तो एक ऐसा फंड जो कि ओपन है सब्सक्रिप्शन के लिए और रिपर्चेस कर सकते हैं ऑन अ कॉन्टिन्यूस बेसिस। एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड यहाँ पर है इसके पास में और लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। एक फंड जो कि इन्वेस्ट करेगा क्लोज मार्केट सिक्योरिटीज में। एक फंड जो कि यहाँ पर गारंटी करेगा एक फिक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक फंड जो कि यहाँ पर क्लोज्ड है हमारे सभी न्यू इन्वेस्टर्स के लिए। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो एक क्लोज एंडेड फंड जो है वो एक फिक्स मैच्योरिटी और एक लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड करता है जिनको हम अपने इनिशियल पब्लिक ऑफर से पहले बेसिकली उसके टाइम पर बेच देते हैं यहाँ पर, सॉरी, एंड क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर इसको स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, एक एनएफओ आता है, आईपीओ नहीं आता, एनएफओ आता है आपके म्यूचुअल फंड के लिए। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर पहली बार जैसे ये आपके लिए एनएफओ आया, आपने कुछ यूनिट्स को सब्सक्राइब करने के लिए डाला यहाँ पर एप्लीकेशन और एक फिक्स मैच्योरिटी दे दी जाएगी, फिर इसको स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड कर लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन पेंशन सेक्टर, ये किससे कैटेगराइज्ड है। यूनिवर्सल कवरेज सभी सिटीजन्स का, प्रीडोमिनेंस है प्राइवेट पेंशन फंड्स की, एक मिक्स है गवर्नमेंट रन और वॉलेंट्री पेंशन स्कीम्स का, या फिर एब्सेंस है किसी फॉर्मल पेंशन सिस्टम की, या सोल रिलायंस आप कर सकते हैं ऑन द ओल्ड बेनिफिट स्कीम। तो अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इंडियन पेंशन सेक्टर एक मिक्स है स्कीम्स का जिसमें गवर्नमेंट मैंडेटेड ईपीएफ, गवर्नमेंट बैक्ड एपीवाई और वॉलेंट्री एनपीएस स्कीम्स आती हैं। इन्वेस्टमेंट में पूछ रहे हैं आपसे कि रूल यहाँ पर 72 का जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला है कि टोटल रिटर्न्स आप कैलकुलेट करोगे, एक गाइडलाइन है कि कितने साल आपको लगेंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए अपनी वैल्यू में। इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, मेथड है कि कंपनी कितना डिविडेंड आपको देगी, और एक मेथड है यहाँ पर कि भाई कितना अमाउंट ऑफ टैक्स हम ओ करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पर, कितना टैक्स हमें लगेगा। तो रूल ऑफ 72 बात करता है कि आप यहाँ पर कितना साल में अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूँ कि यहाँ पर हमारे पास में 6% का इंटरेस्ट रेट है जो कि लगेगा, और अब मुझे बताना है कि कितने टाइम में मेरा प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पर डबल हो जाएगा। अगर मैंने 1000 रुपीज इन्वेस्ट करे और 6% का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है, तो ऐसी सिचुएशन में 72/6 मैं करूंगी। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे मुझे यहाँ पर पता चलेगा कि ठीक है 12 साल में ये जो 1000 रुपीज है ये 2000 हो जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। व्हाट इज द की फीचर ऑफ एनपीएस टीयर 2 अकाउंट। टीयर 1 अकाउंट हमने देखा था कि एक मैंडेटरी अकाउंट था, अब आपसे पूछ रहे हैं टीयर 2 अकाउंट यहाँ पर क्या है। पहला बोल रहे हैं सभी सब्सक्राइबर्स के लिए मैंडेटरी है, दूसरा बोल रहे हैं सेम टैक्स बेनिफिट्स देगा ऑन कंट्रीब्यूशन एज टीयर 1, तीसरा बोल रहे हैं वॉलेंट्री सेविंग अकाउंट है जिसमें कोई भी टैक्स बेनिफिट्स नहीं लगेंगे कंट्रीब्यूशन में, एक स्ट्रिक्ट विड्रॉल रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर है, और ये आपके यहाँ पर केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है। तो अब आपको बताने क्या आंसर होगा। देखो सी इसका आंसर है, यहाँ ये वॉलेंट्री होता है। अगर आपका टीयर 1 अकाउंट है तो भी आप टीयर 2 अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप इजीली पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो ज्यादा लिक्विड सेविंग अकाउंट होता है जो कि मेन एनपीएस अकाउंट से लिंक्ड होता है, और कंट्रीब्यूशन यहाँ पर एलिजिबल नहीं है टैक्स डिडक्शन के लिए। किसमें एलिजिबल थे, एनपीएस टीयर 1 अकाउंट में थे, जहां पर हमें 1.5 लाख का डिडक्शन के अलावा साथ में एडिशनल 50,000 का डिडक्शन मिल रहा था। नेशनल पेंशन सिस्टम जो है उसको हम क्वाजी ट्रिपल ई इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो बोल रहे हैं ट्रिपल ई जो है वो यहाँ पर किस चीज से रेफर करेगा, अर्ली इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एग्जाम्पशन, इक्विटी एक्सपेंस एग्जाम्पशन, एग्जाम्ड एग्जाम टू, अर्निंग एक्सपेंडिचर और एग्जाम्पशन।
तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्वाजी ट्रिपल इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है डी, एग्जाम टू। मतलब आपको ना तो यहाँ पर, ठीक है, अपनी जो भी आपने सेविंग्स की है, ग्रोथ आपकी हुई है, कंट्रीब्यूशन आपने किया, ठीक है, वो आपकी सेविंग्स हो गई, ग्रो किया या फिर विड्रॉ किया, तीनों में ही कहीं पर भी आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, एक लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस प्लान का। तो यहाँ पर लाइफ एन्युटी हमने देखा और रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस क्या होता है ये भी हमने देखा। तो अब आपको बताना है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक हायर मंथली पेंशन दे रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिटर्न हो जाएगी नॉमिनी को आफ्टर एन्यूटेंट्स डेथ, एक यहाँ पर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट जो है इन्वेस्टमेंट पर वो गारंटी किया जा रहा है, फ्रीक्वेंट विड्रॉल्स हो रही हैं ड्यूरिंग द एक्यूमुलेशन फेज, या फिर एक पेंशन दी जा रही है ओनली टू द प्राइमरी एन्यूटेंट। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, जैसा हमने लास्ट क्लास में भी लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि यहाँ पर लाइफ एन्यूटेंट जो होते हैं बेसिकली इस प्लान के अंदर एन्यूटेंट के बाद में जो भी पैसा था, जो भी कंट्रीब्यूशन हुआ था, वो पूरा का पूरा पैसा वापस कर दिया जाता है नॉमिनी को। एसेट मैनेजमेंट कंपनी यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड में बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी होती है। अब इनका प्राइमरी रोल क्या है, एक रेगुलेटर की तरह एक्ट करेंगे फॉर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, मैनेज करेंगे फंड्स बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, कलेक्ट या होल्ड करेंगे सिक्योरिटीज फॉर द फंड, एक गारंटीड रिटर्न देंगे इन्वेस्टर्स को, या फिर म्यूचुअल फंड यूनिट्स यहाँ पर सेल कर देंगे पब्लिक को। तो बताओ क्या आंसर होगा, इसका आंसर है बी। एएमसी एक ऐसी कंपनी है जो कि म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते हुए चलेगी और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर लेगी। अटल पेंशन योजना गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करती है हमारे एलिजिबल सब्सक्राइबर्स के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। तो अटल पेंशन योजना का हमने देखा कि भाई हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो है वो भी फंड्स आपको वो भी पैसा दे रही है। तो वो कब दे रही है, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल या 15 साल के लिए, कितने साल के लिए यहाँ पर एलिजिबल सब्सक्राइबर्स को ये पैसा मिलेगा। तो एलिजिबल सब्सक्राइबर्स जो कि स्कीम को ज्वाइन करेंगे, कौन लोग ज्वाइन करेंगे, ये लोग मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। तो यहाँ पर एपीवाई में अगर आप एक सर्टेन डेट से पहले इसको ज्वाइन कर लेते हो तो ऐसे में गवर्नमेंट भी कुछ पैसा देगी, वो भी कितने साल के लिए, यहाँ पर आपके 5 साल के लिए, ठीक है। तो 50% पैसा जो है कंट्रीब्यूशन के अमाउंट के या फिर 1,000 रुपीज तक जो भी यहाँ पर आपका कम होगा दोनों में से, वो उतना पैसा हमारी गवर्नमेंट देती है अगर आपने इस स्कीम को 1 जून 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 तक ज्वाइन करा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन कंटेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हाट डज द टर्म बुल मार्केट रेफर टू। तो ये मैंने आपको बताया था कि बुल मार्केट क्या होता है, जब हमारी इन्वेस्टमेंट्स जो है या स्टॉक प्राइसेस जो है वो हमारे नीचे गिरते जा रहे हैं और वो आपके 20% या उससे नीचे चले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे क्योंकि एक सिमिलर क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेट इन्वेस्टमेंट, मैंने बहुत बार आपको समझाया है। पहला बोल रहे हैं ये आपको गारंटीड रिटर्न्स दे रहे हैं जबकि डेट इन्वेस्टमेंट्स नहीं दे रही। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर शॉर्ट टर्म गोल्स हैं जबकि डेट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म गोल हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आपको एक ओनर बना देती है जबकि डेट इन्वेस्टमेंट्स आपको एक लेंडर बनाती हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स टैक्स फ्री हैं जबकि डेट इन्वेस्टमेंट्स आपकी टैक्सेबल हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर केवल गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए हैं जबकि जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपके कॉर्पोरेशंस के लिए हैं। तो बताओ क्या आंसर होगा, सी इसका आंसर है। देखो इक्विटीज क्या होती है, शेयर्स, शेयर्स जब आप खरीद रहे हो किसी कंपनी के तो आपकी हिस्सेदारी बन गई, आप क्या बन गए, कंपनी के ओनर बन गए। अब आप माइनॉरिटी मेजॉरिटी कुछ भी हो सकते हो, आप एक शेयर भी खरीद लोगे तो आप कुछ परसेंटेज की ओनरशिप तो हैंडल करोगे। डेट में क्या है, आप एक लेंडर बन गए, आपने पैसा दिया है कंपनी को और कंपनी के ऊपर यहाँ पर लीगल ऑब्लिगेशन है, लीगली बाइंडिंग है कि भाई कंपनी जो है वो आपका पैसा वापस करेगी, ठीक है। तो जब हम स्टॉक खरीदेंगे तो हम यहाँ पर पार्ट ओनर बन गए कंपनी के, और जब बॉन्ड यहाँ पर खरीद रहे हैं पैसा उनको उधार दे रहे हैं, ठीक है। लेंडर कौन होता है, जो पैसा देता है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे रुपी साइन बना देती हूँ, याद रखोगे जिसके पास बहुत पैसा है, और बोरोअर वो हो गया जो यहाँ पर पैसे को मांग रहा है, ठीक है। ऐसे हाथ फैला रहा है, हाथ बहुत गंदा बना है, मेरी ड्राइंग बचपन से बहुत गंदी है, ठीक है। चलो
अब पीएफआरडीए की बात हो रही है कि भाई ये किस मिनिस्ट्री के ज्यूरिसडिक्शन में आती है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंस, कॉमर्स, इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट अफेयर्स या होम अफेयर्स। होम अफेयर्स में तो देखो आ ही नहीं सकते, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। अब आप ऐसे ऑप्शंस डिलीट कर सकते हो। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर कोड से बात करोगे। कॉमर्स में आपको भाई बिजनेस कैसे चलाना है वो देखोगे। कॉर्पोरेट अफेयर्स में कॉर्पोरेट्स की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। एक पर्सन है जो कि अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर हैं और इन्होंने यहाँ पर मंथली पेंशन अपनी चूज की है। तो यहाँ पर अब आपको बताना है कि कब वो चूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि साल में एक बार, और यूजुअली ये कब होता है जब आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। तो इनको ऑप्शन दिया जाता है कि आप यहाँ पर अपनी मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन को बढ़ा या कम कर सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड, कुछ टेक्निकल इशू है। इसके साथ ही हमारा ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक काफी लोगों ने नहीं किया है। व्यूअरशिप फिर भी अच्छी आ रही है लेकिन सब्सक्राइब तो आप लोग करते ही नहीं है, तो सब्सक्राइब कर लो। आरबीआई की भी एग्जाम आ रही है, उसकी भी ऐसे ही डिटेल्ड अच्छी प्रिपरेशन करेंगे और थोड़ी ज्यादा कवरेज करेंगे चीजों की, ठीक है। तो आपको इतने हजारों रुपए आप लोग खर्च करते हो, हम लोग आपको इतना सस्ते में चीजें प्रोवाइड करते हैं और इतनी सारी चीजें तो फ्री में देते हैं। तो कम से कम आप सब्सक्राइब तो करा करो, अपने पैसे की थोड़ी वैल्यू क्या करो, अपने टाइम की वैल्यू क्या करो। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर अगर आप चाहते हैं हमारे साथ में जुड़ना हमारे टेस्ट सीरीज के थ्रू, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको पीएफआरडी के कोर्सेज भी देते हैं, आईएफएससी, आरबीआई, नबार्ड, सभी के हम आपको बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक आई बटन है उसके थ्रू एक प्लेलिस्ट डालूंगी। अगर आप कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोर्स खरीदना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलो अब ज्यादा टाइम नहीं लेती हूँ मैं आपका, क्योंकि एग्जाम है आपका। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। साथ में ना गाइस, जब भी एग्जाम हो जाएगा तो एक काम करेंगे, एक एनालिसिस वीडियो रखेंगे, उसमें आप लोग आकर अपने क्वेश्चंस बताना, एग्जाम कैसी हुई ये बताना, और मेरे लेक्चर्स ने आपको कितना हेल्प किया वो भी डेफिनेटली बताना। ओके, चलो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।